प्राचीन भारत का पश्चिमोत्तर सीमांत मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से 1/4 सदी बीत चुकी थी। तोड़े गए मंदिरों, मठों और चैत्यों के ध्वंसावशेष अब टीले का रूप ले चुके थे और उनमें उपजे वन के विषैले जीवों का आवास था। यहाँ के वायुमंडल में अब भी कासिम की सेना का अत्याचार पसरा था, जैसे बलात्कारता कुमारियों और सर कटे युवाओं की चित्कार से गूंजता था। कासिम ने अपने अभियान में आयु वाले एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा था। अब इस क्षेत्र में हिंदू प्रजा अति अल्प ही थी। संघार के भय से इस्लाम स्वीकार कर चुके उस निरीह परिवार यत्र तत्र दिखाई दे जाते, पर कहीं उल्लास का कोई चिन्ह न था। कुल मिलाकर यह एक शमशान था। इस कथा का जो मुख्य पात्र है उसका नाम था तक्षक, जो कासिम के इस क्रूर अभियान के समय मात्र 8 वर्ष का था। मुल्तान विजय के बाद कासिम के सैनिकों ने गांवों और शहरों में भीषण रक्तपात मचाया था। हजारों स्त्रियों की छातियां नोची गई और हजारों अपनी सील की रक्षा के लिए कुएं और तालाब में डूब मरी। लगभग सभी युवाओं को या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। अरब ने पहली बार भारत को अपना धर्म दिखलाया था और भारत ने पहली बार मानवता की हत्या देखी थी। तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे, जो इसी कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीरगति पा चुके थे। लूटपाट मचाती अरब की सेना जब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लुटी जाने लगी। भय से आक्रांत तक्षक के घर में सभी चिल्ला उठे। तक्षक और उनकी 2 बहनें भय से कांप उठी थी। तक्षक की मां पूरी स्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चे को देखा और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती से चिपका लिया और रो पड़ी। फिर देखते ही देखते उस छतरानी ने मयान से तलवार खींची और अपनी दोनों बेटियों का सिर काट डाला। उसके बाद काटी जा रही गाय की तरह बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। 8 वर्ष का बालक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया था। उसने भूमि पर पड़ी अपनी मर्द मां के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में भागा। 25 वर्ष बीत गए तब काष्ठ वर्षीय तक्षक अब 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का अंगरक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वह न कभी खुश होता न कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव अंगारी की तरह लाल रहती थी। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुनाई जाते थे। अपनी तलवार के एक ही वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम, विशाल सैन्य शक्ति और अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए विख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते, जिसके कारण बार बार मजबूत होकर वे पुनः आक्रमण करते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था। आज महाराज नागभट्ट की सभा लगी थी। कुछ ही समय पूर्व गुप्तचर ने सूचना दी थी कि अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना कन्नौज की सीमा पर होगी। इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बैठाई थी। नागभट्ट का सबसे बड़ा गुण यह था कि वे अपने सभी सेना नायकों का विचार कर ही कोई निर्णय करते थे। आज भी सभा में सभी सेना नायक अपना विचार रख रहे थे। अंत में तक्षक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें इस बार वेरिकोसी की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज ने अपने इस अंगरक्षक की ओर ध्यान से देखा और बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर है। उनके साथ सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में हराना होगा। महाराज नागभट्ट के माथे पर लकीरें उभर आई। वे बोले, किंतु हम धर्म और मर्यादा को नहीं छोड़ सकते सैनिक। तक्षक ने कहा, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हो। ये बर्बर राक्षस है महाराज। इनके लिए हत्या और बलात्कार ही धर्म है, पर यह हमारा धर्म नहीं है वीर। तक्षक राजा को समझाते हुए बोला, राजा का केवल एक ही धर्म होता है महाराज, और वह है प्रजा की रक्षा करना। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज, जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। ईश्वर न करे यदि हम पराजित हुए तो
बर्बर अत्याचारी अरब हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरीह प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह महाराज जानते हैं। महाराज ने एक बार पूरी सभा को निहारा। सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। महाराज नागभट्ट अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा कक्ष की ओर बढ़ गए। अगले दिवस की संध्या तक कनौज के पश्चिम सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था और आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात्रि बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चित सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कनौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा न थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते। इसके पूर्व ही आधे अरब गाजर मूली की तरह काट डाले गए। इस भयावह निशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। वह घोड़ा दौड़ाते जिधर निकल पड़ता, उधर की भूमि समूह से पड़ जाती। उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। सुबह होते ही बची सेना पीछे भागी, किंतु आश्चर्य, महाराज नागभट्ट अपनी सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का सपना देखने वाले कासिम को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेनानायकों की ओर देखा। उनमें तक्षक का कहीं पता न था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की तो देखा लगभग 1000 अरब सैनिकों के शवों के बीच तक्षक की मृतदेह दमक रही थी। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास ले जाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसकी मृतदेह को प्रणाम किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी नीरवता में भारत का वह महान सम्राट गरज उठा। आप आर्यवर्त की वीरता के शिखर थे तक्षक। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। इतिहास साक्षी है, इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक अरबों में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, महान वीर तक्षक के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा। इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।